हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले मतलब 3 सब्जेक्ट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, वन शॉट लेक्चर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। काफी अच्छा रेस्पॉन्स आपका रहा है। तो आज का हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स देखे हैं वैसे ही आज इसके सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, पिन मैसेज चेक कीजिए। पिन मैसेज में आपको कंप्लीट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के नोट्स वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हैं। तो काफी मदद आपको मिलने वाली है और चैनल पे आप हमारे लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, थ्योरी लेक्चर्स। बाकी ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है, मतलब इसमें हम शॉर्ट में सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर भी स्टडी किया था। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया होता क्या है। एक स्टैंडर्ड बुक है, ऑफिशियल बुक है, उसके अंदर जो भी ड्रग रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है वो मेंशन होते हैं कि क्या कैसे क्या बनाना है, कितना अमाउंट ड्रग का लेना, सब जो स्टैंडर्ड होते हैं ना एक मेडिसिन को बनाने का, वो सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फार्माकोपिया होते हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, यूएसपी फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो अपने अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग विथ देयर इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ यूज स्टैंडर्ड, कंप्लीट डिटेल होती है एक तरीके से। तो दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके आपको फार्माकोपिया को स्टडी कर लेना है। फर्स्ट फार्माकोपिया जो था हमारा वो था डिस्कोराइड्स, जिसको डी मेट्रिका मेडिका भी बोलते हैं। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वो हमारा आया था। मॉडर्न फार्माकोपियास हैं इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी। इनका एम ये की है टू एंश्योर क्वालिटी एंड प्यूरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, कि जो भी ड्रग मार्केट के अंदर आ रही है ना वो प्रॉपर प्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए पेशेंट्स के लिए, ये कंफर्म करना होता है। तो ये डिफरेंट फार्माकोपियास की पिक्चर्स लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में हमने स्टडी किया था उसके अंदर। तो देखिए मोटा मोटी हम देख लेते हैं। रॉ मटेरियल हो सकता है, इम्प्योरिटीज इन केमिकल यूज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया हो, इंटरमीडिएट साइड रिएक्शंस हो जाए, स्टोरेज कंडीशंस की किस कंडीशन के अंदर स्टोर किया है वो भी दिक्कत कर सकता है, जैसे लाइट मॉइस्चर टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। कंटामिनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग के दौरान कोई कंटामिनेशन हो गया, जैसे माइक्रोबियल पार्टिकुलर मैटर वगैरह जो भी है, ये भी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकता है। पैकेजिंग मटेरियल किस टाइप का यूज होता है, लीचिंग ऑफ केमिकल्स, अगर कोई ऐसा पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जिसमें मतलब दिक्कत आ रही है, या तो लीक हो रहा है या फिर उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो वो भी हो सकता है हमारा। इसके अलावा डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना हमारा मेन इंग्रेडिएंट एपीआई, उसका कोई मतलब उसमें डीकंपोजिशन हो जाए तो वो भी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज होती हैं। देखिए ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल से ही स्टार्ट हो जाती है। इनऑर्गेनिक हमारी रेजिडुअल मेटल, साल्ट, रिएजेंट, ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। रेजिडुअल सॉल्वेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्वेंट्स के अंदर से आ सकता है। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ड्यू टू लाइट, पीएच एंड मॉइस्चर की वजह से डिग्रेड हो सकता है। टॉक्सिक इम्प्योरिटीज जैसे हैवी मेटल लाइक लेड, आर्सेनिक, ये डेवलप हो जाए तो ये भी दिक्कत कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट की। तो लिमिट टेस्ट एक तरीके से जो कंपाउंड होता है ना, सबस्टेंस होता है, उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम करता है लिमिट टेस्ट, कि कितना वो प्योर है,
उस चीज के लिए। बेसिकली लिमिटेड का प्रिंसिपल और कंपोजिशन हमें स्टडी करना होता है। यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे, आपको पता लग जाए कि प्रिंसिपल क्या है और कौन सी रिएक्शंस इसके अंदर होने वाली है और कंपैरिजन किससे करते हैं, इतना ही देखेंगे हम, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड काफी इंपोर्टेंट कंपाउंड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल इसका। क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, देखिए रिएक्शन होगी क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ। रिएक्शंस आपको याद करनी है। इन नाइट्रिक एसिड मीडियम टू फॉर्म व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो सॉल्यूशन होगा व्हाइट टर्बिडिटी देगा और उसको कंपेयर किया जाएगा टेस्ट सॉल्यूशन वर्सेस स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। सेम सभी चीजों के अंदर होगा, बस कंपाउंड अलग होगा जिसके साथ रिएक्शन होगी। सल्फेट, सल्फेट का प्रिंसिपल है सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी आएगी यहाँ पे भी, और कंपैरिजन टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड, तो ये भी हो सकता है। चलिए टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरन, आयरन हमारा प्रिंसिपल है आयरन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनियम थायोसाइनेट टू फॉर्म ए पर्पल एंड रेड कलर कॉम्प्लेक्स, और एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। आर्सेनिक का प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन गुड्स जेट टेस्ट, इसके अंदर गुड्स जेट एपरेटस का यूज किया जाता है, उसका डायग्राम आपको आना चाहिए, पूछा जा सकता है। आर्सेनिक रिएक्ट विद जिंक एंड एसिड टू फॉर्म arsine gas ASH3 which turn a paper moistened with mercury chloride yellow to brown, और हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट है लेड। लेड का प्रिंसिपल है लेड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S टू फॉर्म ब्लैक प्रिसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड, एसिटिक एसिड यूज्ड टू मेंटेन पीएच। हैवी मेटल्स कवर मेटल लाइक लेड, अमलगम है, कैडमियम है, etc। प्रिंसिपल रिएक्ट विद H2S गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिक मीडियम गिव कलरेशन एंड प्रिसिपिटेशन, इंटेंसिटी ऑफ कलर कंपेयर टू स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। देखिए क्लोराइड है, हैवी मेटल्स है, इनका जो लिमिट टेस्ट है वो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें पूछा गया है, और इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना हमारे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक में डाल दूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, तो वो भी देख लेना आप। 5 है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट, इसके अंदर क्या होता है, यूज व्हेन द सैंपल इटसेल्फ कॉज टर्बिडिटी, सैंपल जो होता है वो खुद टर्बिडिटी कॉज करता है, और कलर इंटरफेरेंस। मॉडिफिकेशन क्या होता है इसके अंदर, एडिशन लाइक अल्कोहल एंड डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर यूज होते हैं इसके अंदर। आल्सो फिल्ट्रेशन और सैंपल प्री ट्रीटमेंट में भी डन टू रिमूव इंटरफेयरिंग सब्सटेंस, हेल्प इन एक्यूरेट विजुअल कंपैरिजन, विजुअल जो कंपैरिजन होता है ना उसको करने में हेल्प करता है। यूनिट 3, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। तो बफर से आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच को बैलेंस करने का काम होता है बफर का। और बफर कैपेसिटी क्या होती है, जो कैपेबिलिटी होती है ना बफर की पीएच को चेंज करने की, उसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन होती है ना बफर इक्वेशन, उसको बोलते हैं हेंडरसन हेंस-ब्लेच इक्वेशन होती है, फॉर वीक एसिड एंड बफर के लिए काम करता है। इक्वेशन है pH = pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं बफर कैपेसिटी की। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, इट्स एबिलिटी ऑफ ए बफर टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच। डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के अंदर। बीटा = dB अपॉन dpH, वेयर dB इज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड एडेड, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे एड हुआ है। क्योंकि बफर की जो मतलब सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करने के लिए या तो पीएच कम होगी तो हम बेस ऐड करेंगे, और अगर पीएच ज्यादा होगी तो हम एसिड ऐड करेंगे। 2 ही कंपाउंड रिक्वायर्ड होगी, HCl और NaOH, क्योंकि HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा बेस है। चलिए बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, काफी टाइप के बफर्स यूज होते हैं। बफर आर एसेंशियल इन फॉर्मुलेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, एक्टिविटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। ये कंप्लीट स्टेबिलिटी को, एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करते हैं फॉर्मुलेशंस के अंदर। कॉमन फार्मास्यूटिकल बफर जैसे कि एसीटेट बफर, फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बोरेट बफर, ये कॉमनली यूज होते हैं। यूज इन इंजेक्शंस, आई ड्रॉप, ओरल सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे इंजेक्शंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं,
वो हमारे लिक्विड के साथ, जैसे आई ड्रॉप है जो ऑस्मोटिक लिक्विड होता है ना हमारा, उसके साथ उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए, सेम पीएच होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा, नहीं तो इरिटेशन कोज कर सकता है। चलिए, प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बफर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो बफर आर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए वीक एसिड विद कंजुगेटेड बेस, मतलब कि अगर बेस है तो उसके साथ वीक एसिड ऐड करेंगे तो वो मेंटेन होगा, और बफर्स अगर मतलब उल्टा है कि अगर वीक एसिड की जगह वीक बेस है तो वहां पे एसिड ऐड होगा, तो मतलब वाइस वर्सा चलेगा। बफर सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन, इनको प्रॉपर्ली स्टोर किया जाता है जिससे इसके अंदर डिग्रेडेशन नहीं हो, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो। पीएच एडजस्टमेंट डन विद HCl एंड NaOH, दो ही सॉल्यूशंस यूज होते हैं, एक तो HCl जो हमारा एसिडिक होता है, एक NaOH जो हमारा बेसिक होता है। चलिए, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? उनकी पीएच जो होती है ना वो सेम होनी चाहिए, जो भी जैसे ब्लड हमारा अगर उसके साथ मिक्स करना है, ब्लड में इंजेक्शन देना है तो उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने NaCl का एग्जांपल देखा था, वहां पे निकाला था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, जैसे 0.9% NaCl इक्विवेलेंट ये बराबर होता है इक्वल्स टू ब्लड के बराबर होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। बफर आर इनकॉर्पोरेट टू मेंटेन पीएच व्हाइल एंश्योरिंग आइसोटोनिसिटी फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सेम कंपोजिशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो सेफ होगा कंफर्ट के लिए, नहीं तो इरिटेशन कोज कर सकता है और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनका यूज करके टोनिसिटी को मेजर किया जाता है। टोनिसिटी रेफर टू ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटिव टू बॉडी फ्लूइड के साथ कंपैरिजन होता है इसका। देखिए काफी मेथड्स हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेपर प्रेशर, ऑस्मोमीटर और हीमोलाइटिक मेथड का यूज करके जैसे ब्लड कंपेटिबिलिटी को चेक किया जाता है। ये मेथड हमने पिछले जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लेक्चर था उसमें देखा था। चलिए, अब बात करते हैं कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट मेथड में एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स होता है, जैसे क्रायोस्कोपिक मेथड यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और एक होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ई वैल्यू मेथड जो हमने किया था। इसमें देखिए ई वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ड्रग कितना है और इसका डिवाइड करेंगे इसको 0.52 से, तो क्या वैल्यू आएगी? जब सोडियम का करेंगे तो 0.9 आएगा ना, तो वो सेम एज ब्लड था हमारा। तो क्लास सेकंड में वाटर एडजस्टमेंट होता है, व्हाइट विंसेंट मेथड यूज होता है। इसमें V इक्वल्स टू W इंटू E इंटू 111.1 अपॉन डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ LCl ग्राम पर 100 ml। तो ये फॉर्मूला है व्हाइट विंसेंट मेथड का। इतना ज्यादा डीपली मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चंस आपके पास आने वाला है। इस प्रोवेल्स मेथड सिंप्लीफाइड टाइम बेस्ड टेबल बेस्ड मेथड होता है, तो इतना डीपली नहीं है, बस मोटा मोटी ऊपर से आपको ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर में क्या डिफरेंस है? इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ACF बेसिकली मेजर केटाइन होता है सोडियम आयन और मेजर एनाइंस होते हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम मैग्नीशियम मेजर केटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं हमारे फॉस्फेट और प्रोटीन, ये इंट्रा सेल्यूलर होते हैं। चलिए याद रखना इनको। फंक्शंस क्या होते हैं मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के? तो अलग अलग सभी के फंक्शंस होते हैं। जैसे सोडियम है मेंटेन करता एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम्स को, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। ORS के अंदर भी हम इसको देते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए। पोटेशियम एसेंशियल होता है कार्डियक फंक्शंस के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए और मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। अगर इनकी कोई भी कमी हो जाए, अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोकैलेमिया बेसिकली बोलते हैं। कैल्शियम इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, ब्लड क्लोटिंग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शंस। इसके अलावा क्लोराइड मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस एंड फॉर्म HCl इन गैस्ट्रिक जूस। बाइकार्बोनेट एक्ट एज बफर टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, बफर के रूप में एक्ट करता है।
फोस्फेट वाइटल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एटीपी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बफरिंग इन सेल्स, तो काफी इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट को बाहर से रिप्लेस किया जाता है? फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, रीस्टोर सोडियम लेवल इन हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया मतलब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम हो चुका है तो बाहर से सोडियम क्लोराइड लेने की जरूरत पड़ेगी। एंड डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है किसी पेशेंट को तो उसको भी सोडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूज इन आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है आईवी क्लोराइड करेक्ट हाइपोकेलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोकेलेमिया। एडमिनिस्टर कैजुअली टू अवॉइड कार्डियक टॉक्सिसिटी, कार्डियक टॉक्सिसिटी बचने के लिए इसका रिप्लेसमेंट किया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज टू ट्रीट हाइपोकेलेमिया, टिटेनी जो डिजीज होती है उसमें मतलब टिटेनी में क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। एंड एज एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साहब, इसके बारे में भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट एंड ग्लूकोज जो बेसिकली रिस्टोर होते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। यूज फॉर रिहाइड्रेशन इन डायरिया एंड वोमिटिंग में, क्योंकि डायरिया और वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं हमारी बॉडी से। WHO ORS कंपोजिशन पर लीटर कितना अमाउंट ऐड होना चाहिए? सोडियम 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम, ओस्मोलरिटी 244 ओस्मो पर लीटर, ये होना चाहिए। तो ये WHO कंपोजिशन है ORS का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, कौन कौन से मेथड से होता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो बफर सिस्टम का यूज होता है, इसमें बाइकार्बोनेट फॉस्फेट प्रोटीन का यूज होता है। लेंस भी हमारे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, CO2 वाया रेस्पिरेशन, किडनी एक्सक्रिएट्स हाइड्रोजन एंड रीएब्जॉर्ब कार्बोनेट आयन जो HCO3 होते हैं तो ये भी मेंटेन करता है। नॉर्मल पीएच होता है हमारे ब्लड का 7.35 टू 7.45। एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज होता है 7.35 से, और एल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच इंक्रीज होता है 7.5 से। तो देखिए यहाँ पे हमारा एंटी एसिड्स यूज होंगे जब पीएच कम होता है तो पीएच कम होता है तो एंटी एसिड्स यूज होते हैं, और पीएच ज्यादा होता है तो एल्किलेटिंग एजेंट यूज होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अब आते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स, अब आएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको स्टडी करना है क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछा जाएगा। तो फर्स्ट हमारा डेंटिफ्राइज। डेंटिफ्राइज बेसिकली डेंटल प्रोडक्ट होता है, सब्सटेंस यूज्ड विद अ टूथ ब्रश टू क्लीन एंड पॉलिश टीथ जो टूथपेस्ट आती है ना उसके अंदर डेंटिफ्राइज होते हैं, और टूथपेस्ट को बेसिकली डेंटिफ्राइज बोलते हैं। टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, जेल्स, फंक्शंस क्या होता है, रिमूव फूड, डेर्बिस एंड प्लग फ्रॉम टीथ, प्रिवेंट डेंटल कैरीज, टूथ डिके से प्रिवेंट करते हैं, फ्रेश ब्रेथ और वाइटन टीथ ऑप्शनल एजेंट इसके अंदर ऐड होते हैं। तो ये है हमारा डेंटिफ्राइज। आप जितना डिटेल में लिखना चाहो, किस हिसाब से है, कितने मार्क्स का है उस हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए कॉमन इंग्रेडिएंट कौन से हैं, एब्रेसिव एजेंट्स यूज होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये बेसिकली जो टूथपेस्ट होती है उसके अंदर यूज होते हैं। फ्लोराइड कंपाउंड, सोडियम फ्लोराइड यूज होता है। डिटर्जेंट, सोडियम लोरोइल सल्फेट भी इसमें यूज होता है। हुमकटेंट के लिए ग्लिसरीन इसके अंदर यूज होता है। बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनर्स, ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो एक टूथपेस्ट के अंदर, डेंटिफ्राइज के अंदर यूज होते हैं। चलिए रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज ट्रीटमेंट, क्या रोल होता है फ्लोराइड का। देखिए फ्लोराइड क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इनेमल, जो इनेमल आउटर कवरिंग होती है ना हमारे टीथ की, सबसे हार्ड पार्ट होता है टीथ का, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं बाय फॉर्मिंग फ्लोरोपेटाइट मेकिंग टीथ मोर रेसिस्टेंट टू एसिड। इसीलिए तो हमें गर्म ठंडा नहीं लगता, जब तक इनेमल की लेयर हमारी बनी हुई है तब तक हमें गर्म ठंडा जो भी सेंसेशन है वो नहीं होता है। इनहिबिट बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस है ना उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है।
और रीमिनरलाइज अर्ली कैरीज लेजन्स, जो पहले कोई लेजन हुआ है टीथ के अंदर उसको वापस से रिस्टोर करने का काम करते हैं। कॉमन फ्लोराइड सोर्स है सोडियम फ्लोराइड इन टूथपेस्ट और फ्लोरिडेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और टॉपिकल जेल भी यूज होता है 1.23% एपीएफ जेल। चलिए अब नेक्स्ट है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। सेंसोडाइन टूथपेस्ट कभी ना कभी तो आपने यूज करी होगी। क्यों यूज करते हैं? बेसिकली एक चीज के लिए सेंसोडाइन टूथपेस्ट बनाया गया था कि जो सेंसिटिविटी होती है ना, झंझनाहट होती है, जब ठंडा खाते हैं तो दांत में अलग सा फील होता है, गर्म खाते हैं तो फील होता है, उस चीज के लिए उस सेंसिटिविटी नहीं हो तो यूज इन डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट, शार्प पेन ड्यू टू एक्सपोज डेंटिनल ट्यूबुल्स, मैकेनिज्म ब्लॉक नर्व रेस्पॉन्स और ट्यूबुलर ऑक्लोजन। नर्व रेस्पॉन्स करती है ना तो उसके रेस्पॉन्स को ब्लॉक करते हैं डिसेंसिटाइजिंग सेंसिटाइजिंग एजेंट। एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट रिड्यूस करता है नर्व एक्साइटेशन, और स्ट्रोंटियम क्लोराइड, फ्लोराइड्स एंड आर्जिनिन इसके अंदर यूज होते हैं। आप चेक करना जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट होती है उसके अंदर कंपाउंड्स आपको जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव एजेंट है, इन डेंटिफ्राइज में यूज होता है। जेंटली रिमूव प्लग एंड स्टेन फ्रॉम इनेमल सरफेस से, जो एक्स्ट्रा गंदगी वगैरह होती है उसको हटाने का काम करता है। सोडियम फ्लोराइड अभी देखा हमने, फ्लोराइड सोर्स इज प्रिवेंट डेंटल कैरीज, यूज इन टूथपेस्ट 0.22% और 0.32% माउथ रिंस एंड प्रोफेशनल जेल्स के अंदर यूज होता है। प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग कैरीज प्रोटेक्शन, क्योंकि ये इनेमल को स्ट्रेंथ बनाता है, हार्ड बनाता है। चलिए जिंक यूजेनोल सीमेंट, ये भी एक हमारा डेंटल प्रोडक्ट है। जब कोई बैक्टीरिया वायरस लग जाता है ना डेंटल के अंदर तो वो छेद हो जाता है दांत में, उसको फिल करने के लिए जिंक यूजेनोल सीमेंट का यूज होता है। कहीं ना कहीं तो देखा होगा आपने। डेंटल सीमेंट मेड बाय मिक्सिंग जिंक ऑक्साइड पाउडर एंड यूजेनोल, दोनों को मिक्स किया जाता है और फिल किया जाता है, वो हार्ड हो जाता है। ये फॉर्म क्लोव ऑयल, और क्लोव ऑयल से यूजेनोल हमारा बेसिकली क्लोव ऑयल से मिलता है, और जिंक ऑक्साइड पाउडर, दोनों को मिक्स किया जाता है। टेम्परेरी फिलिंग होती बोलते हैं इसको। बेस अंडर परमानेंट रिस्टोरेशन, सेडेटिव इफेक्ट ऑन पल्प ड्यू टू यूजेनोल सूदिंग एक्शन, सेडेटिव इफेक्ट्स वहां पे शो करता है, सेंसेशन नहीं होता है। प्रॉपर्टीज एंटीबैक्टीरियल, इजी टू हैंडल और गुड सीलिंग इसकी होती है। तो ये है जिंक यूजेनोल सीमेंट, याद होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, सॉरी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक हमारा एसिडिफायर। तो एसिडिफायर कब यूज करते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर HCl सीक्रेट नहीं होता है, HCl की कमी हो जाती है, तब हमें HCl की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना। ऐसे बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होगा, ब्रेकडाउन कैसे होगा फूड का, उसके लिए एसिडिफायर का यूज करते हैं। सबस्टेंस दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी एडिंग डाइजेशन इन पेशेंट विद लो स्टोमक एसिड हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं इसको। जब एसिड का लेवल कम हो जाता है ना उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो एग्जांपल इसके लिए अमोनियम क्लोराइड बेसिकली यूज होता है, रिलीज करता है HCl आफ्टर मेटाबॉलिज्म, आल्सो यूज एज सिस्टमिक एसिडिफायर और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज किया जाता है। आप कभी ट्राई मत कर लेना कि डाइल्यूट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया, अगर लग रहा है आपको एसिडिटी कम, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए प्रोडक्ट्स आते हैं। डायरेक्टली प्रोवाइड HCl इन स्टोमक, मस्ट बी वेल डाइल्यूटेड एंड एडमिनिस्टर विद केयर, ये आपके लिए है। चलिए एंटासिड्स, जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सिस गैस्ट्रिक एसिड इन हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस एंड पैक्टिक अल्सर के अंदर एंटासिड्स का यूज होता है। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? रैपिड एंड प्रोलॉन्ग एक्शन होता है, नॉन सिस्टमिक, नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम और डू नॉट कॉज रीबाउंड एसिडिटी, प्लेटेबल एंड नॉन टॉक्सिक होते हैं। ऐसी बोतल कभी ना कभी आपने देखी होगी ना, इस बोतल को बेसिकली एंटासिड्स इसके अंदर आते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए एंटासिड के। बेसिकली टू टाइप्स के एंटासिड होते हैं हमारा, सिस्टेमिक जो एब्जॉर्बेबल होता है और एक होता है नॉन सिस्टेमिक जो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। तो बेसिकली सिस्टेमिक हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्विक रिलीफ बट कोज एल्कलोसिस एंड CO2 प्रोडक्शन, ब्लोटिंग भी इससे हो सकता है, एल्कलोसिस कोज कर सकता है। एल्कलोसिस में क्या था, अभी देखा था ना हमें कि एसिड का लेवल कम हो जाता है। नॉन सिस्टमिक नॉन एब्जॉर्बेबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल स्लो एक्टिंग है, कॉन्स्टिपेशन कोज करती है। देखिए हर चीज के कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन सभी पेशेंट्स के अंदर नहीं देखने को मिलते। नॉर्मल कोज कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फास्ट एक्टिंग है, कोज डायरिया और ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन टू बैलेंस बाउल इफेक्ट। अगर इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो बाउल इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। चलिए कैथोटिक्स,
कैथोटिक्स एंड लैक्सेटिव बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन होता है बाउल मूवमेंट में स्टूल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। प्रमोट डिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग बाउल मूवमेंट और स्टूल वॉल्यूम। यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड बाउल इवोक्यूएशन, बेसिकली कैथोटिक्स एंड लैक्सेटिव। तो बेसिकली एग्जांपल्स देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट सलाइन कैथोटिक है, ड्राउ वाटर इनटू इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस, और सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, इंक्रीज फ्लूइड कंटेंट ऑफ स्टूल। केओलिन हमारा एड्जॉर्बेंट है, यूज इन डायरिया टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया। बेंटोनाइट हमारा कोलोइडल क्ले विथ एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, ये भी प्रोटेक्टिव एक्शन शो करता है। एंटी माइक्रोबियल, तो एंटी माइक्रोबियल ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको कौन से बैक्टीरिया बेसिकली क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसिडल, और जो इनहिबिट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। मैकेनिज्म क्या काम करता है, डिस्टर्ब करते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को और डीनेचर करते हैं उसके प्रोटीन को, ब्रेक डाउन कर देते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को, जिससे वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्लासिफिकेशन देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज होता है, हैलोजेंस जैसे आयोडीन, क्लोरीनेटेड लाइम का यूज होता है, ये सभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एसिड जैसे बोरिक एसिड का यूज होता है, हैवी मेटल्स अदर नॉट लिस्टेड हियर, तो बेसिकली हैवी मेटल्स का भी यूज होता है। चलिए एग्जांपल्स देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज इन स्किन इन्फेक्शन एंड माउथ वॉश, माउथ वॉश के अंदर भी ये यूज होता है। बोरिक एसिड वीक एंटीसेप्टिक एंड एंटीफंगल फॉर आई, ईयर एंड स्किन के लिए बेसिकली बोरिक एसिड का यूज होता है। डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करता है ऑक्सीजन एंड यूज एज एंटीसेप्टिक एंड ओरल रेंज। क्लोरीनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, यूज फॉर स्टरलाइजिंग सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। आयोडीन पावरफुल एंटीसेप्टिक है, अवेलेबल एज टिंचर एंड पोविडीन आयोडीन यूज किया होगा ना, जब फुंसी वगैरह हुई होगी, चोट लगी होगी, तो पोविडीन आयोडीन बेसिकली यूज करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट। जैसे सिरप होती है हमारी वैसे ही एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो बेसिकली क्या करता है, जो म्यूकस होता है गले के अंदर एक्सप्लोजन होता है ना, उसको म्यूकस को रिमूव करने का काम करता है। प्रमोट द एक्सप्लोजन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूज इन प्रोडक्टिव कफ टू थिन एंड लूज म्यूकस, जो कफ होता है उसको थिन करने का काम करता है और बाहर निकालने का काम करता है एक्सपेक्टोरेंट। तो ये दिख रहा होगा अपनी एक्सपेक्टोरेंट। एग्जांपल देखिए, पोटेशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज होता है, इंक्रीज करता है ब्रोंकियल सिक्रेशंस को, आल्सो यूज इन थायराइड कंडीशन, आयोडाइड सोर्स। अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट टू यूरिया एंड HCl इन लीवर, इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू रिफ्लक्स, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इरिटेट करता है म्यूकोसा को जिससे वापस बाहर से मतलब बाहर निकल सके म्यूकस। ये है हमारे एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट है इमेटिक्स। तो इमेटिक ऐसे एजेंट हैं जो बेसिकली वोमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, नोजिया जैसी फीलिंग होती है, वोमिटिंग करवाने के लिए इमेटिक्स का यूज होता है और वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटी इमेटिक्स का यूज होता है। तो यहाँ पे हमें इमेटिक स्टडी करना है, एजेंट दैट इंड्यूस वोमिटिंग, यूज इन पॉइजनिंग, मतलब किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है तो उसको बाहर निकालने के लिए इमेटिक एजेंट देंगे तो वो उल्टी कर देगा, वोमिटिंग कर देगा, तो बाहर की ओर आ जाएगा। एडवाइज रेयर नाउ डू टू रिस्क। और एग्जांपल्स, कॉपर सल्फेट बेसिकली यूज होता है लोकली इरिटेट टू स्टोमक, इंड्यूस वोमिटिंग, नॉट रिकमेंडेड नाउ ड्यू टू टॉक्सिसिटी, इसका नाउ यूज नहीं होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सेडलिड्स पाउडर भी इसको बोलते हैं, इंड्यूस वोमिटिंग एंड आल्सो एक्ट एज माइल्ड लैक्सेटिव, शुड बी यूज विद पोजन, इसको भी ऐसे हर किसी को यूज नहीं करना है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। हेमेटेनिक्स, हेमेटेनिक्स ऐसे एजेंट हैं जो ब्लड के अंदर जो आयरन की कमी है या और चीजों की कमी है उसकी, जैसे एनीमिया हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बाय सप्लीमेंटिंग आयरन नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो एग्जांपल देखिए, फेरस सल्फेट का यूज होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म हाई एलिमेंटल आयरन, इसके अंदर 20% आयरन मिलता है और में कॉज कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इरिटेशन, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फेरस ग्लूकोनेट बेटर टॉलरेटेड देन सल्फेट, लोअर एलिमेंटल आयरन 12% 12% यहां से ऑब्टेन होता है। तो दो कंपाउंड होते हैं हेमेटेनिक के रूप में ये यूज होते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन मतलब कोई पॉइजन है और उसको ठीक करने के लिए उसका एंटीडोट यूज होता है। पॉइजन हार्मफुल सब्सटेंस है, एंटीडोट एजेंट दैट न्यूट्रलाइज और काउंटर रिएक्ट द पॉइजन इफेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट क्या है? पॉइजन है। एंटीडोट इसके लिए क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग के लिए है, मतलब साइनाइड पॉइजनिंग है, किसी ने साइनाइड पॉइजन लिया है तो उसके लिए थायोसल्फेट उसको देंगे, सोडियम थायोसल्फेट, जिससे ये कन्वर्ट करेगा साइनाइड टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट में। और एक्टिवेटेड चारकोल ज्यादातर यूज होता है, ये यूनिवर्सल एंटीडोट भी इसको बोलते हैं। एब्जॉर्ब करता है पॉइजन इन जीआईटी एंड प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शंस को, और गिव टू एक्यूल ओरल पॉइजनिंग्स में दिया जाता है बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में। सोडियम नाइट्रेट बेसिकली यूज होता है विथ थायोसल्फेट इन साइनाइड पॉइजनिंग। सोडियम नाइट्रेट का भी यूज होता है। फॉर्म मेथेमाग्लोबिन विच बाइंड साइनाइड, जो साइनाइड के साथ बाइंडिंग होता है मेथामोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रीजेंट्स। एस्ट्रीजेंट बेसिकली सब्सटेंस दैट प्रिसिपिटेट प्रोटीन कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ टिश्यूज, यूज इन डायरिया, स्किन डिजीज और ब्लीडिंग के अंदर बेसिकली एस्ट्रीजेंट्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल है जिंक सल्फेट, एस्ट्रीजेंट एंड वीक एंटीसेप्टिक है, यूज इन आई ड्रॉप, माउथ वॉश। और पोटास एलम यूज इज एज स्टेप्टिक, स्टॉप ब्लीडिंग के अंदर पोटास एलम का यूज होता है। इन गार्गल्स एंड इन डिओड्रेंट्स के अंदर भी इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट, लास्ट यूनिट, रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी के ऊपर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है और 5 मार्क्स में भी बन सकता है, तो तैयार रहना इस चीज के लिए, क्योंकि एक ही टॉपिक मेन है यूनिट 5 के अंदर। रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस रिलीजिंग रेडिएशन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। एटम दैट इमिट रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप्स इसको बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं? मेजर इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यूनिट क्यूरिक इसकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी, क्यूरिक और बेक्वेरल। बेसिकली क्यूरी जो होती है बेसिकली 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, और बेक्वेरल की होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये वैल्यूज हैं, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, गीगर मुलर काउंटर और सेक्निटेलेशन काउंटर यहाँ पे यूज होता है। दोनों का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, बना सकते हैं आप एग्जाम के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस, देखिए जो अल्फा रेडिएशन है वो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन नेचर होता है इसका, और चार्ज इसका पॉजिटिव होता है, और पेनिट्रेशन पावर लो होती है, शेल्डिंग पेपर और स्किन। बीटा जो हमारी रेडिएशंस होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स इसके अंदर नेचर है, और चार्ज इस पे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। मॉडरेट पेनिट्रेशन होता है प्लास्टिक एल्यूमिनियम। और गामा रेस मैग्नेटिक रेस होती हैं, जीरो चार्ज होता है और पेनिट्रेशन इनका हाई होता है। गामा रेस का लेड थिक कंसंट्रेट, बेसिकली इनका नेचर, चार्ज और पेनिट्रेशन पावर क्या है, ये मेन है पेनिट्रेशन पावर। तो सबसे ज्यादा गामा रेस पेनिट्रेट करती है, हाई होता है। हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू 50% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके की, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको खत्म 50% खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर डोजिंग, सेफ्टी एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप के रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको डिफरेंट डिजीज कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है। तो देखिए सोडियम आयोडाइड का जो आइसोटोप है वो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, जैसे कि हाइपरथायरॉइडिज्म है, थायराइड कैंसर के अंदर इसका यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है कैंसर रेडियोथेरेपी गामा रेडिएशंस में यूज होता है इसका। और टेक्नीटियम 90 एम इमेजिंग ऑफ ऑर्गन, जैसे हार्ट है, बोन, किडनी, लीवर की इमेजिंग के अंदर यूज होता है। फॉस्फोरस 32 ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, जैसे ल्यूकेमिया के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है। और स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए रेडियो आइसोटोप्स के लिए? स्टोर इन लेड लाइन कंटेनर टू ब्लॉक रेडिएशंस, और लेबल्ड प्रॉपर्टी विद रेडियो एक्टिव सिंबल, कीप्ड इन कूल, ड्राई एंड सिक्योर लोकेशंस। प्रिकॉशंस क्या रखना है? यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स, गॉगल्स, लीड अप्रोच। मिनिमल एक्सपोजर टाइम इसका होना चाहिए। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यूज रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस, डिस्पोज रेडियो एक्टिव वेस्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, इनको डिस्पोज करना है। चलिए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के? डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। सेक्निटिग्राफी जो इमेजिंग होती है इसमें बोन स्कैन विद टेक्नीटियम 90 से स्कैन किया जाता है। थेरेपी बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, हाइपरथायराइडिज्म में यूज होता है। रिसर्च बेसिकली मेटाबॉलिज्म स्टडीज यूजिंग रेडियो लेबल कंपाउंड्स। ये कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के।
चलिए, ये हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, या हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, नीचे चल रहा होगा, तो वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। लेक्चर्स हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, काफी मदद आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करना है, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा, फाइनली अपलोड करूंगा मैं, बाकी आप कमेंट कीजिए। बाकी हम सेकंड सेमेस्टर अब स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।